नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नया साल, क्या कांग्रेस का बदलेगा हाल। जी हां, 2024 की शुरुआत हो गई है। यह साल चुनावी भी है क्योंकि कुछ महीने के बाद लोकसभा चुनाव होंगे, लिहाजा कांग्रेस में बैठकें शुरू हो गई हैं। जीतू पटवारी दिल्ली में आलाकमान के साथ मंथन करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस की इन बैठकों का क्या मायने हैं। खैर, बीजेपी तो कांग्रेस की बैठकों पर तंज कस ही रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या युवाओं के सहारे कांग्रेस प्रदेश में खुद की स्थिति को सुधार पाएगी। कहीं कांग्रेस आलाकमान ने नए नवेले चेहरों पर उम्मीद से ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया है। सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह तैयारियों के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ देगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रण, कांग्रेस दिल्ली में करेगी मंथन। बस कुछ महीने और, इसके बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव का ढोल बजने से पहले कांग्रेस इसकी तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में आलाकमान के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चुनाव को लेकर मंथन करेंगे। लेकिन अब सवाल है कि इस मंथन से निकलेगा क्या, क्योंकि कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मैदान में होगी और अभी इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर ही चल रहा है। ना सीटों का बंटवारा हुआ है और ना ही कोई चेहरा सामने है। इसको लेकर कांग्रेस या उसके सहयोगी दल जनता के बीच जा सके। ऐसे में दिल्ली में ये बैठकें क्या महज औपचारिकता के लिए? खैर, कांग्रेस नेता इस बैठक को अलग नजरिए से देख रहे हैं। लोकसभा का दौर शुरू हो गया है, चुनाव का दौर है, तो बार बार मीटिंग्स होंगी और कार्यकारिणी भी बननी है मध्य प्रदेश की, तो इस संबंध में भी कई बार जाना आना होगा। तो ये रूटीन मीटिंग्स हैं जो होती रहेंगी और आगे भी होंगी। मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, उसी संबंध में ये तमाम मीटिंग्स हैं। एक तरफ कांग्रेस नए नवेलों के सहारे 24 की रणनीति बना रही है, लेकिन बिना किसी ब्लूप्रिंट के, तो वे बीजेपी के सामने किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिहाजा वो तैयारियों के मामले में एक बार फिर कांग्रेस से एक नहीं 2 कदम आगे दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की बैठक पर उसने तंज भी कसा। देखिए, बंटवारा भ्रष्टाचार का है और लूट का है। जब सत्ता में रहते तो लूट करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो झूठ बोलते हैं। अब झूठ आधारित जो घमंडिया गठबंधन है, इसमें आप देखिए तमाम नेता तो एक के बाद एक कूद के भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये डूबता जहाज है कांग्रेस। तो कांग्रेस पर सवार होकर ये डूबना नहीं चाहते हैं, तो ये अभी और टूटेगा, इसमें टूटन होगी। और आप देखेंगे चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी अकेले खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि ना इनके पास विचार है, ना नेता है, ना नीयत है। और नीयत है तो इस देश को लूटने की और खसोटने की। इसमें कोई दो राहें नहीं कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस तैयारियों के मामले में बीजेपी से पीछे रह गई थी। हालांकि उसने दावा जरूर किया था कि वो 6 महीने पहले टिकट की घोषणा कर देगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। नतीजा, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और अब कांग्रेस युवाओं के साथ प्लानिंग कर रही है, वो भी तब जब इंडिया गठबंधन का कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सीनियर नेता भी अब बैठकों में नजर नहीं आ रहे। तो क्या कांग्रेस 24 में युवाओं के सहारे ही है? और क्या युवा नेताओं से कांग्रेस ने ज्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा ली? आखिर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार प्रदेश में कांग्रेस की कितनी स्थिति सुधार पाएंगे, क्योंकि पार्टी के पास बची ही बस छिंदवाड़ा की सीट है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद तारण, कांग्रेस नेता हैं, मंजरी जैन, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी आप ही से करते हैं। कांग्रेस में अभी कार्यकारिणी का तो गठन हुआ नहीं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि नए साल में कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा? और जब इंडिया गठबंधन, जिस तरह से अखिलेश यादव ने, हमने देखा किस तरह से विधानसभा चुनाव में आंखें तरेरी थी सीटों के बंटवारे को लेकर, तो लोकसभा में इतना आसान होगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि नए साल में कांग्रेस अपेक्षाकृत अधिक आक्रामक दिखेगी। और ये आक्रामकता, उनको ये कोशिश होगी
कि अगर वो मध्य प्रदेश में 2% भी अपना वोट बढ़ा सकें, जैसा कि उनको लगभग 40% के आसपास वोट मिला था, 2% भी अगर बढ़ा कर सकें तो वो अपनी सीट को बढ़ा लेंगे। उनके पास अभी 1 सीट है, यद्यपि वो इस कोशिश में 2 सीट भी अगर बढ़ाएंगे, 3 सीट भी बढ़ाएंगे तो ये उनके पास उपलब्धि है, क्योंकि उनके पास अभी लोग खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस, मुझे जो लग रहा है कि कम से कम वो 3 स्तरीय रणनीति पर काम करेगी। आमतौर पर अब जिस तरह की राजनीति आ रही है उससे कोई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया कि कार्यकारिणी का गठन हो या ना हो, क्योंकि इस आक्रामक भाजपा के इस आक्रामक प्रचार के बावजूद भी अगर कांग्रेस के पास 40% वोट है और 18 की तुलना में केवल आधा % वोट घटा, तो मोटे तौर पर उसका जो समर्थक अलायंस है वो कहीं ना कहीं बहुत समर्पित है और बहुत एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी का कोई बहुत मायने नहीं रखता। तो मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस 3 प्रकार की रणनीति बनाएगी। एक रणनीति उन राज्यों में जहां उसकी स्थिति बहुत लगभग शून्य जैसी है, जैसे केरल हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, बंगाल हो सकता है। दूसरा वो जहां पर थोड़ा कर सकती है। तीसरा वो जहां पर वो बहुत ज्यादा प्रभावी है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 3 में कांग्रेस प्रभावी है। तो मोटे तौर पर इन 3 राज्यों की कांग्रेस की रणनीति बहुत अलग बनेगी। और इसी दृष्टि से ये जो बैठकों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, आपको अगर याद हो ब्रजेश जी, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने तैयारी भाजपा से पहले की थी, यद्यपि चुनाव आते आते कहीं ना कहीं उनमें थकान और गुटबाजी दिखने लगी थी, जिसके वजह से उनको उतनी सफलता नहीं मिली। तो ठीक उसी प्रकार मुझे लग रहा है कि उससे सबक लेकर के कांग्रेस की रणनीति आक्रामक रहेगी और कहीं ना कहीं वो अभी मुझे भाजपा से एक कदम आज तो आगे दिख रही है लोकसभा चुनाव की तैयारी में। जी तो मंजरी जी, अभी तो एक कदम आगे दिख रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस, तो आपके पास तो पाने के लिए सिर्फ 1 सीट और है, 28 आप ले चुके हैं, उनके पास खोने को कुछ नहीं। यदि आधा % भी बढ़ा लिया तो आपसे 1 से 2 सीटें छीन सकते हैं। तो खतरा आपके पास है, उनके पास नहीं है। वो तो जितना खोना थी खो चुके हैं। देखिए, कांग्रेस के पास मंथन करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार है भाई साहब, मैं उनकी बात को नहीं काट रही हूँ, लेकिन जो वास्तविक स्थिति ये है कि अब कांग्रेस के पास है ही क्या। अभी तो उनको छिंदवाड़ा 40% वोट बैंक है ना, शर्मा जी कह रहे हैं, जिसमें आप सेंध नहीं लगा पाए, जितना था उतना ही है। तो ये बताना चाहती हूँ कि 2019 की अगर हम बात करते हैं तो हम 3 राज्य जो है वो हार गए थे 2018 में, अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन आज इसके उलट हम तीनों राज्य भारी बहुमत से जीते हैं। तो मैं समझती हूँ उसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जो मोदी जी की जो गारंटी रही है, उसके प्रति जो जनता का विश्वास रहा है, वो इस हमें 2023 के चुनाव में देखने को मिला है। और आज जो जीतू पटवारी जी या उमंग सिंघार जैसे जो नेता हैं, जिनकी पार्टी के प्रति ही निष्ठा नहीं है, जो पार्टी को ये बोलते हो कि पार्टी गई तेल लेने, तो मैं समझती हूँ वो पार्टी की क्या नैया किनारे लगा पाएंगे। अब कांग्रेस तो वो उस तरह से हो गया है कि यदि कोई जहाज डूबने वाला होता तो उसमें से सबसे पहले जो है वो चूहे निकल के भागने लगते हैं। तो आज स्थिति गठबंधन की तो ये हो ही चुकी है। और मैं समझती हूँ कि इनके पास ना तो नेता है, ना नेतृत्व है, ना विजन है, ना मुद्दा है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी हटाओ। किसी भी तरीके से मोदी को हटाना है और अपने अपने क्षेत्र में जो स्थापित नेता है वो अपने परिवार को और अपने आप को बचाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा, लेकिन शर्मा जी ने जो एक संकेत दिया है मंजरी जी, कि उनके पास 40% वोट बैंक है जो लगातार बरकरार है। यदि गठबंधन के सहयोगियों का वोट बैंक उनको मिलता है, बढ़ता है, तो वो आप जो सपना देख रहे हैं ना 29 सीटें जीतने का, वो उसमें जरूर सेंध लगा सकते हैं। देखिए, गठबंधन में जितने भी इनके जो दल जुड़े हुए हैं, 28 दल जो हैं, वो ना तो एक विचारधारा से जुड़ते हैं, ना ही उनके पास कोई अभी तक इनका नेता तय नहीं हुआ है, ना ही सीटों का ये बंटवारा कर पाए हैं। जब इनके नियति, इनके विचार, इनके जो नेता जो है वो एक साथ मेल नहीं खा सकते। अभी रिसेंटली जो बंगाल के एक इनके जो नेता हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी के, क्या नाम है उनका, वेणुगोपाल, उन्होंने ही बयान दिया है
कि जो कांग्रेस वो है जो भारतीय जनता पार्टी की दलाल है। अब वो इस तरीके के बयान देते, केजरीवाल क्या इनके साथ आएंगे? केजरीवाल सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र होके, अभी देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, और जिस तरह से कांग्रेस की जो हालत हुई है तीनों प्रदेशों में जो दुर्गति हुई है, उससे तो वैसे ही क्षेत्रीय नेता घबराए हुए हैं, ठीक है। कांग्रेस के साथ तो आने को आपको तैयार नहीं। गठबंधन में जो दरारें हैं उस पर भरोसा है आनंद जी? एक तो आपका गठबंधन जिस तरह से मंजरी जी कह रही बेमेल है, लोग भाग रहे हैं अभी से उसमें, एक तो ये आपकी कमजोरी है, और दूसरा जो नया नेतृत्व है वो क्या आप उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब नेतृत्व है तो भरोसा करेंगे ही, और अटूट विश्वास है, क्योंकि वो युवा चेहरे हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि पार्टी को वो तवज्जो ही नहीं देते, कहते तेल लेने जाए पार्टी तो। इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास तब है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा है क्या? आरोप लगाना। भाई इनका विकास का तो कहीं एजेंडा ही नहीं है, केवल विनाश का एजेंट, सांप्रदायिकता का एजेंट है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया सुन ले बात मैंने सुन ले आप आ रहा हूं मंजरी जी, आ रहा हूं। शांति से सुने, जरा सुनना सीखें, इसके बाद बोलें आप। देखिए, हम सुनेंगे लेकिन गलत बात नहीं सुनेंगे, हम बात ही इसीलिए। मेरे से बोल दो, मैं चले जाता हूँ, आप चलिए। मंजरी जी बात आ जाने दीजिए ना, आपको मौका दूंगा, मैं पूरा मौका दूंगा, उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। सुनना तो पड़ेगा आपको, अपने अनर्गल वक्तव्य दिए तो आप नहीं सुनेंगे। अरे प्लीज, जब आप अनर्गल वक्तव्य दे रही हैं तो हमें भी तो बोलना पड़ेगा, और आप जब हम बोलेंगे तो आप सुनना पड़ेगा। ठीक है, भारत ने देखिए मंजरी जी मैं आपको मौका दूंगा ना, उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। और अब जो हमारा विजन है कि 2019 तक हम विश्व की आर्थिक व्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो आप और कैसा विकास चाहते हैं? आज हमने हवाई पट्टियों पर आज पूरे देश के पुल कितने आज हमने। ठीक है मंजरी जी, आपकी बात आ गई ना, अब उनकी बात हो जाने दीजिए पूरी, उनकी बात आ जाने दीजिए। विनाश तो कांग्रेस ने किया है इस देश का। आज पेट्रोल नहीं मिल रहा है, आज डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है पूरे देश में। कौन सी तीसरी अर्थव्यवस्था और चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर रही हूँ? जब हम अपने से हमारा संभाल पा रहे हैं, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, तो कौन सी तीसरी और चौथी शक्ति की बात कर रहे हैं? हम अपने घर को देखें, पहले हम अपने घर को देखें, इसके बाद देश और विदेश की बात करेंगे। हम तीसरी शक्ति की बात करें, सबसे पहले हमें अपना देखना पड़ेगा घर। आज पूरे हड़ताल पर हैं ड्राइवर पूरे देश के, और आज डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पूरे डीजल पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी है, उन्होंने बंद कर रखे हैं, लोग परेशान हैं, हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, और आप इतनी हुंकार भर रही हैं। इस तरह की बातें करते हैं आप लोग। आज कांग्रेस जिस तरह से, हमारे आदरणीय पत्रकार वरिष्ठ भाई, हमारे बड़े भाई हैं शर्मा जी ने जो बात बोली, निश्चित रूप से मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बारे में भी जो बातें की हैं, जो उनका दृष्टिकोण है, निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण सही है। आज जो हमारे पास नेतृत्व है, युवा नेतृत्व है, निश्चित रूप से तरुणाई है उनमें, और उनमें कुछ करने का हौसला है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उन्होंने बिल्कुल साफ बोला कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्राप्त करने के लिए केवल एक सीट है, आपने भी बोला इस बात, और निश्चित रूप से हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से दुखी हैं पूरे देश में, न केवल मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हुआ है बड़े नेताओं का, तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दरारें इंटरनल चल रही, अंदरूनी दरारें, वो इन्हें खामियाजा भोगना पड़ेगा। ये केवल कांग्रेस को और सहयोगी दलों की बात करते हैं, पहले अपने अंदर खाने में झांक के देखें कि किस तरह से जिन नेताओं को आपने दरकिनार कर रखा है, जिन वरिष्ठ नेताओं को, जिनकी उपलब्धि काफी थी, जिनका एक अलग था, जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या दोनों जगह पूजे जाते थे, उनका साथ आपने क्या व्यवहार किया? क्या वो इनको छोड़ देंगे? उन्हें आम प्रदेश के नेताओं से मतलब नहीं, उन्हें लेकिन आनंद जी मतलब एक छोटा सा सवाल है मेरा, कि ये उम्मीद आपको विधानसभा चुनाव में भी थी कि नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, लेकिन उसका असर उसका बेनिफिट आप उठा नहीं पाए, तो सिर्फ उसी के भरोसे हैं क्या? जिस तरह से वो गठबंधन में दरारों के भरोसे, और आपको लग रहा है कि इन नेताओं के बीच में दरार है, दिग्गजों को, जो बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया है, उसका फायदा मिलेगा, सिर्फ यही भरोसा है बस? नहीं, हमें उस बात को कहीं कोई बात नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं है ये तो हमारी मंजरी बहन जी को बता रहे हैं, कि उनको समझा रहे हैं कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज
नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड कंपनी ने जिस तरह की पूरे देश में व्याख्या बना रखी है, जिस तरह से विरोधियों को दबा रखा है, तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है बिल्कुल प्रसंकल्पित, और जिस तरह से उसमें एकता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत घबराहट है। और अगर ये एकता काम कर गई तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ जाएगी। नरेंद्र मोदी जी जो सपने देख रहे हैं ना, तीसरी बार प्रधानमंत्री के, बहुत दूर की बात हो जाएगी। और अभी तो उनको अपने अंदर खाने में भी लड़ना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा, उनको भी शांत करना पड़ेगा कि किस तरह से भारतीय जनता, क्योंकि यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हमारे यहाँ कांग्रेस में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, और निश्चित रूप से हर आदमी को अपनी बात बोलने की परमिशन है, और उस बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब हमारा देश गणतंत्र है, स्वतंत्र है, हर आदमी को अपने बोलने की अधिकार है। लेकिन इतनी आजादी भी क्यों आनंद जी, इतनी आजादी भी क्यों कि आप कहो कि पार्टी जाए तेल लेने? ये आजादी में गिनेंगे आप? देखिए कब बोला और क्यों बोला उस बारे में भी अपन जाए। अगर ऐसा कुछ है तो पूरा उसका वीडियो आपके पास हो तो सुना दें आप उन्हें। इनके पास तो केवल एक लकूना मिल गया, इन्हें तो कुछ भूल गया कि सबूत पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि डरे हुए हैं ना, डरे हुए हैं, सहमे हुए। और दूसरा ये कि आज जो सरकारें बनी है इनकी, कहीं ना कहीं ईवीएम का उसमें खेल रहा है। हम तो उस पर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं हमारी कमी होगी उसको भी हम पूरा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। तो फिर तो ईवीएम तो लोकसभा चुनाव में भी रहेगी ना आनंद जी? ईवीएम तो लोकसभा चुनाव में भी रहेगी। बिल्कुल उस चीज से निपटने की कोशिश भी होगी, और उस पे गंभीरता से हम चिंतन भी करेंगे। और निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो। तो शर्मा जी, बीजेपी को उम्मीद है कि जो गठबंधन बना है इंडिया, उसमें दरार से उनको फायदा मिलेगा, और कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो एक दिग्गजों को किनारे किया है उनमें जो दरार है उसका फायदा मिलेगा। क्या दोनों ही इस उम्मीद में हैं या अलग तैयारियां कर रहे हैं? और दूसरा, जब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जो मैनेजमेंट में माहिर थे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, वो विधानसभा चुनाव में गठबंधन के सहयोगियों को मैनेज नहीं कर पाए, तो क्या जो युवाओं को मौका दिया है वो उन गठबंधन सहयोगियों से भी तालमेल बिठा पाएंगे मध्य प्रदेश में, और अपने जो वरिष्ठों को दरकिनार किया है कांग्रेस ने उनसे भी तालमेल बिठा पाएंगे? देखिए, मोटे तौर पर ब्रजेश जी, मेरा अभी जो आकलन है कि कांग्रेस में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और जो तीनों लोग आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ी ऊर्जा तो कार्यकर्ताओं में आएगी इन तीनों लोगों के कारण, इसमें तो कोई संदेह इनकार नहीं किया जा सकता। गठबंधन को अगर जहां तक है, ये गठबंधन का निर्णय केंद्रीय स्तर पर होगा। गठबंधन को लेकर के राज्य सरकार, राज्य के स्तर पर कुछ नहीं होगा। हाँ, हालांकि कांग्रेस में वो पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपको अगर याद हो तो अखिलेश ने कांग्रेस के प्रति नकारात्मक टिप्पणी केवल इसलिए की थी कि अखिलेश को लेकर के कमलनाथ जी की एक टिप्पणी आई थी, बाइट आई थी, सारे चैनलों पे चली थी। हाँ, कि छोड़िए अखिलेश को। हाँ, ये उसकी प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी। तो कुल मिलाकर के गठबंधन का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा, और मोटे तौर पर उसमें एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। मान लीजिए हम मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान की बात करें। अगर गठबंधन यहां पर हो जाता है और वो जो दूसरे लोग अगर एक एक सीट पर भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं, एक सीट है ले दे करके उनके पास। और अगर कांग्रेस, क्योंकि विधानसभा में तो उनको दिक्कत थी सीट ज्यादा छोड़ने में, उन्होंने दोनों ने सीटें ज्यादा मांगी थी, किसी ने 30 सीट मांगी, किसी ने 15 सीट मांगी। अगर उस वक्त गठबंधन होता तो कांग्रेस को लगभग 50-60 सीट छोड़ना पड़ती, जो संभव नहीं था। लेकिन लोकसभा में यदि वो तीनों को एक एक सीट भी छोड़ देते हैं तो मान करके चलिए कि ये जो भाजपा को वोट अभी मिला है 47-48% जो वोट, 7% की जो वृद्धि हुई है, ये 7% की वृद्धि थर्ड फोर्स की हुई है। कांग्रेस का वोट इसमें आधे से भी कम है भाजपा के पास, क्योंकि आधा % वोट कांग्रेस का कम हुआ है। उसमें अगर 0.21% वोट जो है कांग्रेस के विद्रोहियों को गया है। कितनी सीट पर कांग्रेस का विद्रोही सेकंड है और कांग्रेस का उम्मीदवार थर्ड है, जैसे मऊ की सीट को ही आप देख लें। तो कुल मिलाकर के तो वो जो थर्ड फोर्स का वोट अभी भाजपा के पास आया है, अगर एक एक दो सीट भी ने छोड़ दी तो वो लौट करके चला जाएगा। ये भाजपा के लिए बहुत सावधानी पूर्वक रणनीति बनाना। एक दूसरा, इससे सबसे बड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि भले ही आनंद जी मेरी बात को स्वीकार करें या ना करें, इस समय नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। अब लेकर ये जो तुरुप का पत्ता था, विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल कर लिया मोदी की गारंटी के रूप में। तो कहीं ना कहीं 18 में अगर भाजपा हारी थी मध्य प्रदेश में, और 19 में लोकसभा चुनाव में वो अगर 28 सीट जीती, उसके पीछे मोदी का चेहरा था।
तो वो जो तुरुप का पत्ता था वो आपने विधानसभा में इस्तेमाल कर लिया। तो अब भाजपा को ये रणनीति बनाना पड़ेगी कि अब जो आने वाले 4 महीने 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, उसमें भाजपा कौन सा तुरुप का कार्ड चलेगी, ताकि ये जो 48% पहुंच गए हैं, इस 48% से वो नीचे नहीं आए। स्वाभाविक रूप से लोकसभा का चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव होगा। और मेरा एक और अनुमान है, दोनों ही पार्टियां कोई ना कोई एक स्पेशल रणनीति इस चुनाव में फेंकने वाली हैं, जिसका हमको 1 आध महीने बाद अंदाज लगेगा कि उसकी दिशा और धारा क्या हो सकती है। जी तो मंजरी जी, जो आपके पास तुरुप का इक्का था वो आप विधानसभा चुनाव में चल चुके हैं। अब वैसा हालात नहीं है जैसे हमने 2018-2019 में देखे थे। जिस 7-8% वोट बैंक पर आप इतरा रहे हैं, वो गठबंधन सहयोगियों का था जो आप ले गए। यदि वो गठबंधन वालों को मिल जाता है, कांग्रेस को मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर आप बहुत कुछ खो देंगे। नई रणनीति के साथ आना होगा आपको। देखिए, गठबंधन का कोई वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला है उसके विकास के मुद्दों पर मिला है, और जो गरीब कल्याण की योजनाएं रही उस पर मिला है, और माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन गारंटी पर मिला है। तो मैं समझती हूँ कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो इतने बड़े वट वृक्ष के रूप में स्थापित हुई है, और सबसे बड़ी विश्व की जो पार्टी बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो करके दिखाए। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, इन संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसे हमने पूरा किया। और जो वादे हमने जनता से किए हैं उसे अक्षरशः पूरे किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा आशीर्वाद मिला तीनों राज्यों में। और मैं समझती हूँ कि जो 8% हमारा वोट शेयर बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण बढ़ा है। तो आनंद जी, जो वोट बैंक है, जो इजाफा हुआ बीजेपी का, वो आपके गठबंधन सहयोगियों का नहीं है। वो कह रहे हैं विकास के नाम पर, मोदी के गारंटी के नाम पर मिला है। और शर्मा जी ने जो सवाल उठाया कि आपके पास मोदी जैसा कोई चेहरा नहीं है, तो आपके पास एक चेहरे की कमी भी है। देखिए, ये तो समय बताएगा इसमें क्या होगा। निश्चित रूप से रमेश जी ने जो बोली है वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन में निश्चित रूप से एक तरह की, और जहां तक वोट बैंक की बात है, तो विकास की अगर बात है, तो मोदी जी ने जो 2013 में वायदे किए थे वो तो वैसे के वैसे खड़े हैं। मैंने आज आपसे क्या बोला कि जो नीतियां इनकी हैं, नीतियों की आज किस तरह से आलोचना हो रही है, किस तरह से लोग आज पूरे देश में पूरा जाम पड़े हैं, रोड पूरे ट्रक ऑपरेटर जो ड्राइवर हैं वो सब बंद पड़े हैं, उन्होंने हड़ताल कर रखी और 2 दिन से चल रही है और लगभग 4 तारीख तक चलेगी अगर ये हठधर्मिता इनकी रही। और हठधर्मिता में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्थान ही नहीं है। जब तक बेचारे 1 साल तक किसान धरने पे बैठे रहे, 700 750 किसानों मारे गए उसमें, तब उनको तकलीफ नहीं। तो ये इसमें कैसे बनेगा? तो निश्चित रूप से अब जो स्थिति हो रही है सरकार की, वो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। अभी समझ में किस तरह से जो कांग्रेस ने बहिर्गमन किया था या विपक्ष ने बहिर्गमन किया था, उस समय 3 प्रस्तावों को पास कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आ रही है, क्योंकि जो चाहे महंगाई का मामला, चाहे दूसरे मामले, वो सब तो खड़े हुए हैं। और ये केवल इनको एक की आशा है, राम मंदिर प्रभु श्री राम मंदिर का प्रयास होगा तो इसका इन्हें फायदा मिलेगा। तो इन्हें विकास नहीं लगता, ये केवल एक चीज पे आश्रित रहे कि राम मंदिर, इसके अलावा कुछ नहीं। भैया दोनों चीजों पर बात कर रहे हैं ना आनंद जी, राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं और साथ साथ में विकास की भी बात कर रहे हैं जी। हम हमारे धर्म और सरकार कर रही है, तो सरकार भाजपा की सरकार नहीं, सरकार देश की। ये पैसा जो जा रहा है वो देश का जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जेब से पैसा नहीं जा रहा। और दूसरा एक बात और है कि जिस तरह से इनकी इस मंदिर की जमीनी खरीदी में जो घोटाले हुए हैं, उसका भी आप देख लें किस तरह से वो सब चीजें वायरल। तीसरा ये है कि जिन लोगों ने अपनी चाहे शहादत दी हो, चाहे जिन लोगों की कुर्बानी रही हो, और जिन्होंने राजनीतिक अपना कहीं समर्पण किया, आज तो भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। कहाँ है मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी कहाँ है? उनको तो दरकिनार कर दिया, उनसे बोल दिया सबको न्योता भेजा है। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस ने जो गठबंधन बनाया इंडिया नाम से, उसमें दरार का उसको फायदा मिलेगा। और कांग्रेस इस उम्मीद में है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से वहाँ के क्षत्रपों को किनारे किया गया है, उसका उसे फायदा मिल सकता है। लेकिन जो शर्मा जी ने कहा,
नई रणनीति के साथ आना होगा। अब वो रणनीति क्या होगी जब सामने आएगी तो जरूर चर्चा करेंगे। बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।